डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। तो हमने अब तक की कितनी क्लास यहाँ पे देख चुके हैं, 12वीं क्लास यहाँ पे देख चुके हैं। आज हम करने वाले हैं हमारी 30 क्लास, ठीक है। 13 क्लास हमारी होगी आज, और न्यूक्लिक एसिड की क्लास होने वाली है। उससे पहले हमने लिपिड, प्रोटीन, सब कुछ बेसिक से एग्जाम्पल के थ्रू, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सबकी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको स्लाइड के थ्रू यहाँ पे डिनोट की थी, रिप्रेजेंट की थी। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड, है ना। आपको सब कुछ यहाँ पे याद हो रहा होगा और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो आप ऐसे ही बने रहिए और हमारे साथ जुड़िए रहिए। और क्या करना आपको, लाइक करना, शेयर करना, ये नहीं भूलना आपको। और वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बनाया गया है और आपके ही हेल्प करने वाला है। आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आपको ये नहीं करना कि हमने पढ़ा नहीं, हमसे हुआ नहीं, हमारा पेपर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो एक्सक्यूज है वो आपको यहाँ पे नहीं रखना है। आपको क्या करना है, हार्ड वर्किंग करनी है। और जितना एफर्ट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, इतना ही एफर्ट अगर आप लगा रहे हो, इतना भी एफर्ट आप लगा दोगे, तो आपके एग्ज़ाम है वो क्लियर होने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, तो हम चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। जो हमें बेसिक से पढ़ाया जाता था जब हम छठी या फिर 8th और 6th जब क्लास में थे, तब से टॉपिक हमारे चलता आ रहा है, जिसमें हमें डीएनए आरएनए के बारे में बताया जाता था और उनके जो बेस पेयर हैं उनके बारे में बताया जाता था। बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में यहाँ बताया गया, कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच इज रीड इन सेल टू मेक द आरएनए एंड प्रोटीन बाय विच लिविंग थिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड का हमारा काम क्या है, इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, ठीक है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी तरह हम दिखते हैं, तो इसी कारण होता है ये सब, ठीक है। हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो सेम है, तो जनरेशन टू जनरेशन है वो न्यूक्लिक एसिड वेरी करता है, उसमें कुछ वेरिएशन आ जाते हैं जिसके कारण थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम पेरेंट्स के जैसे कैसे दिखते हैं इसीलिए, और इस न्यूक्लिक एसिड के कारण, और हम उनके जैसे दिखते हैं। अब इसमें आता है हमारा डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए की फुल जो फॉर्म है वो डीएनए की ये है। आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसमें दो बेस पेयर है, एक तो प्यूरिन होगा और अदर इज पिरिमिडिन। प्यूरिन में आएगा एडेनिन, गुआनिन। इनकी स्ट्रक्चर मैंने स्लाइड में ड्रॉ कर रखी है, आपको आगे दिखा दी जाएंगी। इससे पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है। पिरिमिडिन में क्या क्या आएगा, साइटोसिन और थायमिडिन, यूरेसिल। जो हमारा डीएनए बेस है उसमें क्या होगा, डीएनए जो मॉलिक्यूल है उसमें बेस होंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। जबकि हमारा यूरेसिल होगा, ये ओनली कहाँ प्रेजेंट होगा, ये हमारा यूरेसिल है, ये ओनली आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो हमारा प्यूरिन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होगा, बट जो यूरेसिल है वो आरएनए में ही प्रेजेंट होता है। ये एडेनिन प्यूरिन आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एक टर्म की फॉर्म में लिखा है इनको। ये एडेनिन है, गुआनिन है, पिरिमिडिन में साइटोसिन है, थायमिन है और ये यूरेसिल है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, आरएनए में, और ये डीएनए में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट होगा, थायमिन की जगह आरएनए में ये सब प्रेजेंट होंगे, थायमिन नहीं होगा, ठीक है। थायमिन डीएनए में होगा और यूरेसिल आरएनए में होगा, और सारे बेस हैं वो दोनों में सेम होंगे। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम न्यूक्लिक एसिड में और कौन से जो हमारे टॉपिक हैं और क्या क्या आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये जो स्लाइड है हमें डिफरेंस बता रही है, डीएनए कैसा दिखता है हमें, और जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, और जो हमारा डीएनए है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और इनके बीच बीच में क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे और डबल बॉन्ड भी होंगे, ठीक है। साइटोसिन और थायमिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एडेनिन गुआनिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद में डीएनए की स्ट्रक्चर के बाद हम आरएनए पे बात कर लेते हैं। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, इजीली ब्रेक हो सकता है। पर गुआनिन और जो साइटोसिन है, ये गुआनिन हमारा, ये साइटोसिन, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, जो इजीली वो ब्रेक नहीं हो पाता। और एडेनिन और हमारा थायमिन के पास में जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड है, जो इजीली ब्रेक हो सकता है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। ये जो हमारे स्ट्रक्चर है वो जो आरएनए हमारा होता है जिसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। इसमें बेस पेयर ऐसे लगे रहते हैं, और इसमें क्या क्या होगा, साइटोसिन होगा, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल होगा। जो हमारा थायमिन था वहाँ पे, उसकी जगह यहाँ पे क्या होगा, यूरेसिल होगा। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई विल वेट फॉर सम टाइम।
ये जो स्लाइड है ये रिप्रेजेंट कर लिए ओनली, ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे किया स्लाइड का ये ओनली आरएनए का किया, ठीक है। तो आरएनए में कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, एडेनिन होता है, बेस पेयर, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। चाहो तो आप ये भी इजीली आपको डिनोट हो रहा होगा, जिसमें यूरेसिल है हमारा और ये साइटोसिन है, ग्वानिन है और एडेनिन है। साइटोसिन और यूरेसिल में क्या होगा, इसमें एक ही रिंग है, ठीक है, इनमें दो दो रिंग जुड़ी हुई होती है आपस में। अब हमें क्या करना है, जो डीएनए आरएनए में क्या क्या डिफरेंस है उनके बारे में देख लेना एक बार। डेफिनेशन देखते हैं। डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, मैंने बताया था, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करता है, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता। आरएनए क्या है, आरएनए इज ए सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड दैट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होगा। मोनोमर की बात करें तो ये इसकी जो मोनोमर है वो डीऑक्सीराइबोज होगी, इसकी राइबोज होगी। पेंटोस शुगर है, इसमें डीऑक्सीराइबोज, इसमें राइबोज होगी। नाइट्रोजन बेस की बात करेंगे हम आगे, जो नाइट्रोजन बेस की बात, तो हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में एडेनिन, थायोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इसमें होगा यूरेसिल इसकी जगह। फोल्डिंग की बात करते हैं तो डीएनए फोल्ड टाइटली विद हिस्टोन प्रोटीन एंड अरेंज इनटू क्रोमोसोम। आरएनए में क्या होता है, अनलाइकली डीएनए आरएनए इज नॉट एसोसिएट विद हिस्टोन प्रोटीन, इसमें हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट नहीं होता, और ये मतलब डीएनए हमारा वो टाइटली एसोसिएट होता है और क्रोमोसोम को सपोर्ट देता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इन जनरल डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि आरएनए क्या है, आरएनए हेल्प टू गेट दिस मैसेज फ्रॉम डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। विजुअलाइजेशन हमने देखा तो द डीएनए कैन बी एनालाइज बाय सदर्न ब्लोटिंग, और इससे जो आरएनए हमारा है उसको विजुलाइज करते हैं हम नदर्न ब्लोटिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कहीं भी डिनोट भी कर सकते हो, स्क्रीन शॉट लग सकते हो इसका, सदर्न ब्लोटिंग और नदर्न ब्लोटिंग। आई होप यू आर विजुअल या। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नंबर पे। नंबर है, इसमें डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा और इसमें सिंगल चेन होगी, डबल चेन है। लोकेशन की बात करते हैं तो डीएनए लोकेट इनसाइड द न्यूक्लियस और इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। डीएनए कहाँ लोकेट होगा, न्यूक्लियस में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। आरएनए कहाँ लोकेटेड होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इन द साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस में, आउटसाइड न्यूक्लियस में। नेक्स्ट जो जनरेशन होगी ये कहाँ पास होगी, वह डीएनए विल बी गिव टू द डॉटर सेल्स व्हेन ए सेल डिवाइडेड, ठीक है। डॉटर सेल में सेल डिवाइड होगी तब ये डीएनए है इनके साथ चला जाएगा, और ये आरएनए है वो डज नॉट इनहेरिटेंट। का मैन ही डिफरेंस है, आरएनए है वो कभी भी जनरेशन में पास नहीं होगा, जबकि डीएनए हो जाता इनहेरिटेंट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारी कलरफुल स्लाइड जो हमें डिफरेंस बता रहे हैं डीएनए और आरएनए में, इसको भी देख लेते हैं। डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज जिसका फुल नेम बताया है, और ये इनसाइड न्यूक्लियस और सेल, ये फाउंड होता है साइटोप्लाज्म में या फिर लिटिल इनसाइड न्यूक्लियस में, ओके। ये सब हमने देख लिया था। लॉन्ग चेन ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग कर सकता है, और इसको क्या चाहिए, होस्ट चाहिए, ठीक है। आरएनए की यही तो खासियत है, इसको डीएनए ही चाहिए। डीएनए जिस एनिमल में होगा उसमें आके होस्ट की तरह वो अपनी रेप्लिकेटिंग जो प्रोसेस है पूरी करता है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, टुडेज कोरोना क्या कर रहा है, हमारे जो एनिमल सेल या होस्ट में होस्ट चाहिए इसको बॉडी में, तो क्या कर रहा है वो वहाँ पे आके उसका रेप्लिकेट हो रहा है। कोरोना क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो वायरस है वो रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है। उसमें म्यूटेशन इतने जल्दी हो जाते हैं, वो होस्ट को पकड़ता है पहले, ठीक है, कैचअप करता है होस्ट को, उसके बाद में उसकी बॉडी में जाके वो क्या करता है, रेप्लिकेटिंग जो भी है वो बना लेता है, कॉपीज बनाता है, रेप्लिकेटिंग कॉपीज। उसके बाद में वो क्या कर लेता है, म्यूटेंट हो गए और अपना नया वेरिएंट है वो सामने ले आता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर भी इसीलिए कंफ्यूज हुए, ये म्यूटेंट इतनी बार हो गया वायरस की, पता ही नहीं चला, ठीक है। तो कौन सा वो रूप ले लेगा उसका ये हमें पता ही नहीं। डीएनए में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आरएनए में जो वायरस वगैरह ये होस्ट का यूज करके और ये सब अपने जो रेप्लिकेशन प्रोसेस पूरी कर लेते हैं, पर डीएनए में खुद में कैपेबिलिटी मान लो या फिर एबिलिटी मान लो कि वो खुद ही क्या कर लेता है, रेप्लिकेट हो सकता है। क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज फिक्स फॉर सेल, लाइफ ऑफ डीएनए इज लॉन्ग, इसकी शॉर्ट होती है। टू टाइप के होते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। ये 4 टाइप के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, एसएनआरएनए, एसआईआरएनए, 5 टाइप के हैं। वैसे तो एमआरएनए क्या करता है, हमारा मैसेंजर का काम करता है, और टीआरएनए ट्रांसफर का जो फंक्शन है इसका, और आरआरएनए क्या काम करता है, राइबोसोमल जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाना उसका ही काम करता है। ये रेगुलर हेलिक्स प्रोवाइड करवाता है, ट्विस्टेड हो जाता है, इसमें सेकेंडरी हेलिक्स है और स्यूडो हेलिक्स स्टैंडर्ड में गोड फोल्ड और प्लेसेज। ये हमने डिफरेंस दोनों में देख लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
ये भी टेबल की फॉर्म में यही बता रखा। डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन मैं बता देती हूँ कि मोनोमर डीएनए है दैट हैज डी ऑक्सीराइबोज शुगर कंपोनेंट। ये राइबोज शुगर कंपोनेंट आरएनए होगा, इसमें डीएनए है, फिर डीऑक्सीराइबोज राइबोज। ये यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, यहाँ पे रॉन्ग है, ये जो स्लाइड में मिस्टेक हुई है आप इसे ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और इसमें आरएनए होगा, इसमें डिऑक्सी, इसमें राइबोज, और सब सही है। इसमें यूरेसिल ठीक है, इसमें यहाँ पे गड़बड़ है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे डीएनए होगा, यहाँ पे आरएनए होगा। और हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्योंकि देन हमने हमारा जो न्यूक्लिक एसिड था, डीएनए आरएनए का पार्ट था, उसमें क्या डिफरेंस है और कैसे उसकी स्ट्रक्चर है, ये सब हमने देख लिया। अब हमारी नेक्स्ट जो क्लास है मैंने इसी में कमांड कर दी है, क्लास 14 हो गई है, और इसी में मैंने कमांड इसलिए की है क्योंकि टाइम अभी बचा हुआ है हमारे पास, 20 मिनट हो रहे हैं, इसमें हम एंजाइम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमें टाइम का यूटिलाइज करना है, यहाँ पे वेस्ट नहीं करना। अगर मैं चाहती तो आपको 10 मिनट की भी क्लास दे सकती थी, इसमें क्या होता है आपको ही यहाँ पे नुकसान हो सकता था, क्योंकि आज हम आपका एंजाइम का टॉपिक नहीं होता, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं, आपका नुकसान तो होने नहीं देना, इसीलिए हम 14 क्लास है इसी में लेके आ गए, और हम स्टार्ट करते हैं। एंजाइम आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन पर्टिकुलर सबस्ट्रेट्स ओनली, ओके। एंजाइम आर आल्सो स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन। जो एंजाइम हमारे हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, कोई भी रिएक्शन के लिए एंजाइम हमारा पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंजाइम काम आएगा, और उसके लिए सबस्ट्रेट जो क्वांटिटी है वो भी स्पेसिफिक चाहिए, और रिएक्शन भी ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक ही करेगा। ऑल एंजाइम पोजेस एक्टिव साइट विच पार्टिसिपेट इन द बायोकेमिकल रिएक्शन। सभी एंजाइम क्या करते हैं, बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें अपना पार्टिसिपेट या फिर योगदान देते हैं। इसमें ये बात कही गई है कि ऑल एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। आपको कहीं भी नोट लगा के ये बात लिखनी है कि ऑल एंजाइम प्रोटीन नेचर होते हैं, ठीक है। ऑल एंजाइम हैव प्रोटीन नेचर बट प्रोटीन नॉट बी एन एंजाइम, ठीक है। प्रोटीन कभी भी एंजाइम नहीं हो सकती। तो ये आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे बोल देगा कि ऑल एंजाइम प्रोटीन, तो प्रोटीन भी क्या एंजाइम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या हम कुछ कह नहीं सकते, या फिर कुछ भी आ जाएगा अदर ऑप्शन। तो प्रोटीन कभी एंजाइम नहीं है, पर ऑल एंजाइम है वो प्रोटीन के नेचर के होते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया है, आपको अगर नोट लिखना ही है तो इससे देख के भी लिख सकते हो। ऑल एंजाइम इक्वल टू प्रोटीन नेचर बट प्रोटीन है नोट बी एंजाइम, इसको हमेशा आपको याद रखना। अब हम हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसकी तरफ मूव करने वाले हैं, जिसमें एंजाइम क्या है, कैसा दिखता है, उसके फंक्शन क्या है, उसकी रिएक्शन कैसी होगी। तो एंजाइम का सबसे पहले मॉडल है वो लोक की जो मॉडल है वो ही डिस्कवर हुआ था। एक पर्टिकुलर जो हमारा लोक है, हम जब छोटी क्लास में थे तो हमें ये समझाया जाता था कि जो हमारा पर्टिकुलर लोक है उसके लिए पर्टिकुलर की ज़रूरत होती है, ठीक है। पर्टिकुलर लोक है वो, अगर हम की यूज करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे की का अर्थ है कि सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और लोक हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से एंजाइम है, ठीक है। उसको सबस्ट्रेट मिल गया उसी के पैटर्न का, तो वो ओपन हो जाएगा, और ओपन का मतलब यहाँ पे रिएक्शन करेगा, रिएक्शन अपनी कंप्लीट करके और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक टर्म है एंजाइम के बारे में, वो हम नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें देखते हैं। ये जो स्लाइड है ये एंजाइम के डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, मोड ऑफ एक्शन और फंक्शन, उसके बारे में यहाँ डिनोट किया गया है कि पर्टिकुलर जो हमारा एंजाइम है उसको क्या चाहिए, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी पर्टिकुलर एंजाइम को सबस्ट्रेट चाहिए। और ये हमारा क्या है, डीएनए गायरेज वगैरह क्या है, ये एंजाइम तो सॉरी ये क्या है, एंजाइम ही तो है जो क्या कर रहे हैं, अपनी जो पर्टिकुलर रिएक्शन में अपना रोल है वो प्ले कर रहे हैं, एटीपेज वगैरह है। तो आगे हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इनको याद करते हुए और समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये एंजाइम वगैरह है, एटीपेज वगैरह है, और ये हमारा सबस्ट्रेट है, मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दिस इज़ ब्यूटीफुल स्लाइड। तो आपको ये तो हो ही रहा होगा कि प्रॉपर्टी क्या है एंजाइम की। तो एंजाइम की प्रॉपर्टी में क्या बोलेंगे, पीएच सेंसिटिव है, ठीक है। एंजाइम पीएच सेंसिटिव है, हीट भी सेंसिटिव है, स्पेसिफिसिटी मिलती है,
स्पेसिफिसिटी का यहाँ पे मीनिंग है कि पर्टिकुलर एंजाइम को पर्टिकुलर सबस्ट्रेट चाहिए, नहीं तो वो अपना रोल प्ले नहीं करेगा। उसके बाद में रिवर्सिबिलिटी है, ठीक है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, ये सब किसकी, एंजाइम की क्या प्रॉपर्टी। हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर जाते हैं। ये जो स्लाइड है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें 20 करैक्टर हैं एंजाइम के लिए जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पूछ सकता है। ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है, ये क्या एंजाइम है, और ये कोफैक्टर होगा। तो इस स्ट्रक्चर को अपन एंजाइम कहेंगे, और जब सबस्ट्रेट जाके जुड़ जाएगा तो ये पूरा होलो एंजाइम कहलाएगा, ठीक है। कोएंजाइम होलो एंजाइम मिलके, मतलब एपोएंजाइम कोएंजाइम ये आ गया, कोफैक्टर और एपोएंजाइम मिलके होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बात भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है कि एपोएंजाइम और कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम मिलके क्या बनाते हैं, पूरा होलो एंजाइम फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब हम वन बाय वन इन जो पॉइंट हैं इनको डिस्कशन करते हैं। एंजाइम आर द बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कैटालाइसिस, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों ये होता है। उसके अलावा सम आर ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फ्यू आर आरएनए बेस मॉलिक्यूल, ये क्या है, कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन और कुछ आरएनए बेस हैं, जैसे राइबोजाइम्स होते हैं ना आरएनए बेस, और कुछ हैं इनहेंस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ये क्या करते हैं, बायोकेमिकल जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं एंजाइम। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देते हैं। उसके अलावा प्रोड्यूस प्रोडक्ट यूजिंग स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का ये यूज करते हैं। उसके अलावा रिक्वायर इन वेरी लेस अमाउंट कंपेयर टू केमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम कैन बी रिसाइकल और रिड्यूज, ठीक है, एंजाइम रिसाइकल भी हो सकता है या फिर दोबारा उसको यूज किया जा सकता है, रीयूज। सम एंजाइम एंड कोएंजाइम कोफैक्टर होते हैं। फोकस जो फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये बनाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एक्टिव साइट कंटेन लेस हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, जिसकी एक्टिव साइट होगी उस पर लेस हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होगी। ये टेम्परेचर पीएच सेंसिटिव होता है, ठीक है। ये जो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन है, इन तीनों जो हैं एबायोटिक फैक्टर उन पे क्या है, सेंसिटिव है। एक्टिव साइट कंटेन 3 to 12 अमीनो एसिड। एंजाइम आर लार्जर देन सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट से जो एंजाइम लार्जर होगा। फंक्शन कैन बी इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर, इसका फंक्शन है इनहिबिटेड हो जाएगा, कुछ इनहिबिटर हम डालेंगे तो ये इनहिबिटेड भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल हमने 20 करैक्टर एंजाइम के देख लिए। देन न्यू नेक्स्ट स्लाइड है वो रिप्रेजेंट कर रही है प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम की। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंजाइमेटिक जो रिएक्शन है वो 10³ to 10⁻70 फास्टर देन द कोरस्पॉन्डिंग अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा फास्ट जो रिएक्शन होती है एंजाइम की। सबस्ट्रेट की बात करें तो हाईली स्पेसिफिक रिएक्टेंट फॉर एंजाइम, एंजाइम के साथ हम हाईली स्पेसिफिक रिएक्टेंट यूज करते हैं, ये प्रॉपर्टी है एंजाइम की जो हमें यूज करनी है किसी भी एंजाइम का अगर हम डिस्कशन या फिर कुछ स्टडी करते हैं तो। ये हमारे स्ट्रक्चर है एंजाइम की, ठीक है। एंजाइम क्या है, एंजाइम है कॉम्प्लेक्स और होलो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, मीन्स प्रोटीन का पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों आपस में मिल जाएंगे तो होलो एंजाइम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सिंपल में ओनली प्रोटीन होगी। एंजाइम तो एक तो कॉम्प्लेक्स होता है और एक सिंपल होता है। सिंपल में प्रोटीन आएगी और इसमें कोफैक्टर और दोनों मिले हुए पार्ट आएंगे। अब कोफैक्टर में भी दो टाइप हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला और एक कोएंजाइम वाला। कोएंजाइम में लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे जो लूजली बाउंड होंगे अपोएंजाइम से। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसमें यूजुअली स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और एटम आएंगे, यूजुअली टाइटली बाउंड होंगे अपोएंजाइम से। ये जो स्लाइड है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें क्लास दे रखी है और ये जो रिएक्शन है उसके बारे में मैंने जो टेबल के थ्रू आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। ये एंजाइम है और उसका क्या रिएक्शन है उसका नेचर के साथ। ऑक्सीडोरेडक्टेज, ठीक है, इसका काम क्या, ये ऑक्सीडेशन भी करवाएगा और रिडक्शन भी करवाएगा, इसका दोनों ही काम है। ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, कोई भी ग्रुप एनी ग्रुप का क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र करना ही इसका काम है। हाइड्रोलाइजेज क्लीवेज करवाना, जो केमिकल बॉन्ड है हाइड्रोलाइसिस जब हो रही है तो उस जो बॉन्ड को केमिकली कट करना इसका काम है। लाइजेज क्या करता है, नॉन हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड। आइसोमरेज का काम क्या है, आइसोमराइजेशन करना सबस्ट्रेट इनटू स्ट्रक्चरल और ऑप्टिकल आइसोमर में। लाइगेज का काम क्या है, जब लाइगेज हमारे रेप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा कहीं पे निक लग गया वहाँ पे लाइगेज को, या फिर क्लोनिंग में लाइगेज का यूज हो रहा था। जॉइनिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाय फॉर्मिंग न्यू कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो ये जोड़ने का काम करता है। क्लोनिंग में बहुत ज़्यादा यूज इसका हो रहा है यहाँ पे।
ये है लॉग की, ठीक है, लॉग की फॉर्मूला या फिर लॉग की एक्शन भी बोल सकते हैं इसे। ये लॉग हमारा एंजाइम है, ठीक है, की सबस्ट्रेट है। इसके पैटर्न की अगर की नहीं आई तो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये कहाँ ओपन हुआ, नहीं हुआ ना, क्योंकि इसकी एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट डिफरेंट थी, तो इसने फंक्शन ही नहीं किया, अपना काम ही नहीं किया। अगर हमने जो लॉग में जो पैटर्न है की का वही की लिया लेके आए हैं और इस पर अप्लाई की, तो क्या हुआ, लॉग की कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद में ये एक्टिव हो गई, ये साइट इसमें फिट हो गई और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया और आगे जाके ये सबस्ट्रेट बनाना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ शो कर रहा है, यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी। यहाँ पे बाइंडिंग होने के बाद में क्या होगा, एकदम से ग्राफ थोड़ा ऊपर उठेगा, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में एंजाइम है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और रिएक्शन अब प्रोग्रेस कर गई है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा जी है वो इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ आके एंजाइम जो प्रोडक्ट में चेंज होगा। ये क्या नॉन कैटालाइटिक है और ये है विद एंजाइम के साथ और ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ये ग्राफ, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, रिएक्शन प्रोसेस है। हमने पूरी हमारे एंजाइम की बात कर ली है, एंजाइम के बारे में अच्छे से समझ भी लिया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल साइकिल पे। इसी जो टाइम में मैं 10 मिनट और ज़्यादा लेके और आपको ये जो क्लास है, ये पूरा टॉपिक ही इसी क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम क्या करेंगे, फोर्थ जो हमारी यूनिट थी एनिमल फिजियोलॉजी, उसका हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आज ही हम इसको आपको करवा देते हैं, ठीक है। सेल साइकिल में क्या होता है, एक पूरा पर्टिकुलर सेल हमारा और जो हमारी बॉडी में चलता रहता है, ठीक है, 24 आवर का टाइम रहता है, जिसमें 3 फेजेज आते हैं, इंटरफेजेज आता है और एक हमारा एस फेजेज आता है और थर्ड हमारा G2 इंटरफेज, हमारा एस फेज और फिर एम फेज आ गया, ठीक है। G1 फेज है वो 23 हॉर्स लेता है और ये हमारा सबसे बड़ा, ठीक है, यानी कि इंटरफेज हमारा 23 हॉर्स लेता है, बाकी का जो एम फेज है वो सबसे कम टाइम लेता है, 1 फेज ही लेता है, ठीक है, 1 हॉर्स इसको टाइम लगता है। तो ये हमारा सेल साइकिल का डायग्राम है जिसमें हमने डिनोट कर रखा है, ये सेल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। G1 फेज ये सब इंटरफेज है पूरा, फिर ये एम फेज आएगा, ठीक है, 2 फेज होती है। जो इंटरफेज है उसमें 3 फेज और डिवाइड है, G1 एस और G2। G1 में क्या होता है, डीएनए को लोडिंग करवा दी जाती है और स्पेस तैयार कर लिया जाता है कि हाँ अभी डुप्लीकेशन होना। एस में प्रॉपर रेप्लिकेशन होता है, सिंथेसिस होता है और डीएनए का डुप्लीकेशन एस में आता है। लोडिंग पहले हो जाती है हेलिकेज की और यहाँ पे काम करना यहाँ पे स्टार्ट करता है। G2 में क्या होता है, यह होता है प्रिपरेशन, माइटोसिस की प्रिपरेशन कर ली जाती है। यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस होगा, ये माइटोसिस होगा, ठीक है। ये सेल साइकिल की बात हमने कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। ये जो डायग्राम है ये भी हमारे चेक पॉइंट का डायग्राम है और सेल साइकिल में ही है, ठीक है। ये इंटरफेज है, एस है, G2 है और G1 है। G2 ये इंटरफेज के पार्ट है और ये माइटोसिस है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो चेक पॉइंट होगा G1 एस चेक पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा G2 एस चेक पॉइंट और यहाँ होगा एम चेक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ करेगा, प्रिपरेशन करेगा सेल डिवीजन होने की। अगर यहाँ पे डीएनए में कुछ डिफिकल्टी हुई तो यहाँ पे क्या होगा, ये चेक पॉइंट इसको अरेस्ट कर लेंगे और ये पूरा साइकिल क्या होगा, वापस से स्टार्ट होगा। इसलिए यहाँ पे गलती और के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि चेक पॉइंट प्रेजेंट होने के कारण कोई गलती से जो भी मिस्टेक हुआ डीएनए है या फिर अदर कोई है वो यहाँ पे आगे है वो मूव नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये चेक पॉइंट का हमारे पास बेनिफिट भी है, ठीक है। ये वापस रिमूव होने के लिए चला जाएगा और जब तक करेक्ट नहीं होगा तो यहाँ तक ही वो रह जाएगा, आगे जो है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चेक पॉइंट का ये काम है। ये स्लाइड है, ये हमारे माइटोसिस की है, जिसमें आता है प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो इस स्लाइड में ये क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो नीचे ऐसे दिखती है ना। और जो हमारा प्रोफेज है वो क्रोमोसोम है वो कंडेंस स्टेज में रहता है और विजिबल होता है, ठीक है। प्रोमेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम है वो कंटिन्यू अपना कंडेंसेशन करते रहते हैं और मेटाफेज में एक जो प्लेट हमारी है क्रोमोसोम प्लेट उसके बीच में आ जाते हैं, ठीक है। एनाफेज में फिर दोबारा वो कंडेंसेशन प्रोटीन में होती है और जो अवार्ड अपोजिट जो डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। और जो हमारा टेलोफेज है वो पूरा है हमारा क्रोमोसोम जहाँ पे अपीयर हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर होने लगेंगे और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, क्रोमोसोम में डिवीजन हो जाएगा। ये जो हमारी स्लाइड है ये रिप्रेजेंट करिए पूरा माइटोसिस, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में क्या क्या होता है। सेल साइकिल द रेगुलर सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन दैट हैपन इन सेल।
तो ये हमारी स्टार्टिंग की इंटरफेज है। उसके बाद में प्रोफेज आएगी जिसमें कंडेंसेशन होगा, और ये हमारा जो क्रोमोसोम है वो मिड प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद में वो क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाएंगे, और अपोजिट पोल में जाने के बाद उन दोनों में क्या डिवीजन हो जाएगा, टेलोफेज आ जाएगा, और साइटोकाइनेसिस होगा जिसमें जो कैरियोकाइनेसिस होगा हमारे न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो जाएगा। साइटोकाइन है वो डिवाइड हो जाएंगे, क्रोमोसोम में भी डिवीजन हो जाएगा। तो ये सब हमने किस में देख लिया, सेल साइकिल में देख लिया। अब हम बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है। माइटोसिस और जो मियोसिस हमारे हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है। द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस is that meiosis create the gamete that make reproduction possible, while mitosis allow the organism to grow and develop in order to allow for later further reproduction। ठीक है, तो मियोसिस और जो हमारे माइटोसिस हैं उनके क्या है सिग्निफिकेंस। ये जो कलरफुल स्लाइड है उसमें हमने यहाँ पे डिफरेंस है वो डिनोट किया दोनों में, मायोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या। ठीक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है माइटोसिस और मियोसिस होता क्या और इसमें डिफरेंस क्या। ठीक है, यहाँ जो माइटोसिस हमारा है डुप्लीकेशन होना एक प्रकार से। ठीक है, इसमें डिप्लॉइड जो क्रोमोसोम वो प्रेजेंट होते हैं, और मियोसिस में क्या होता है डॉटर जो सेल है हमारे ये गेमेट सेल में प्रेजेंट होता है, और ये डॉटर सेल है वो हाफ हाफ हो जाती है। ठीक है, गेमेट सेल में जैसे स्पर्म में और ओवम में इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सेम इनमें ये है, ये जो पार्ट इनका सेम है। ठीक है, हम जो 1 बाय 1 इनका डिस्कशन करते हैं। 4 स्टेज इन टोटल इंटरफेज, इसमें कितने स्टेज होंगे, 8 स्टेज होंगे। हेपन इन सोमेटिक सेल, और ये कहाँ होगा जर्म सेल में, मैंने बताया था जर्म सेल में प्रेजेंट होगा। पर्पज इज सेलुलर प्रोलिफरेशन करवाना इसका पर्पज है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका फंक्शन है। ठीक है, और प्रोड्यूस टू डिप्लॉयड डॉटर सेल, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2 डॉटर सेल है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ये 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। जेनेटिक वेरिएशन डजंट चेंज। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे इंक्रीज होता है। यहाँ पे सेम क्या प्रोड्यूस न्यू सेल, दोनों ही माइटोसिस मियोसिस का मेन फंक्शन है कि दोनों न्यू सेल जनरेट करते हैं। सिमिलर बेसिस स्टेप है इनकी, स्टार्ट विद ए सिंगल पेरेंट सेल, ये सिंगल से स्टार्ट होते हैं, फिर इनका फंक्शन अलग हो जाता है और इनका फंक्शन अलग हो जाता है। हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाते हैं जिनमें भी डिफरेंस बता रखा माइटोसिस और मियोसिस। आई होप यू आर विजिबल, ये स्लाइड पे आपको क्लियर दिख रही होगी जिसमें ये माइटोसिस है, ये मियोसिस है। ये ऑल ऑर्गेनिज्म होता है वायरस को छोड़ के। मियोसिस कहाँ होता है, अकर्स इन एनिमल प्लांट एंड फंजाई। क्रिएट बॉडी सेल, ये क्या करता है 2 सेल डिवीजन करवाता है। 1 सेल डिवीजन, इसमें 2 सेल में डिवीजन होगा। नो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन भी होता है और क्रॉसिंग ओवर भी होता है। यहाँ बात करें तो प्रोड्यूस 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल, यहाँ पे क्या होता है प्रोड्यूस 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल। यहाँ बात करें तो डॉटर सेल आर आइडेंटिकल, यहाँ पे डॉटर सेल आर जेनेटिकल डिफरेंट। सेम क्या है इनमें, क्रिएट न्यू सेल, फॉलो सेम स्टेप, बिगिन विद वो इस पेरेंटल सेल से। डॉटर सेल आइडेंटिकल है, यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट होंगे डॉटर सेल। तो ये ओवरऑल हमने डिफरेंस देख लिया माइटोसिस और मियोसिस में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। कुछ डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, इसमें माइटोसिस में 1 डिवीजन होगा और मियोसिस में 2 डिवीजन होता है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम रहता है और इसमें हाफ हो जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप सेपरेटली ऑन द मेटाफेज प्लेट, यहाँ पे क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप इन पेयर्स में ही रहते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट पेयर गिव अप, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयर बन जाता है बाइवेलेंट का। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस है इस स्लाइड में। अब हम बात कर लेते हैं कि काइजमेटा डू नॉट फॉर्म क्रॉसिंग ओवर नेवर। ठीक है, मियोसिस में काइजमेटा बनता है और क्रॉसिंग ओवर भी होती है। कहाँ पे होती है, पेक्टिन जो स्टेज है उसमें होती है क्रॉसिंग ओवर। डॉटर सेल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, यहाँ पे जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होती, पेरेंट्स से डिफरेंट होती। 2 डॉटर सेल आर फॉर्म, यहाँ पे 4 डॉटर जो सेल है यहाँ पे फॉर्म हो जाती हैं। तो ये डिफरेंस हमें समझ में आ रहा होगा। ये माइटोसिस हमारी, ये मियोसिस है, इसमें 2 सेल प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे 4 सेल हेप्लॉइड है, उनमें सेल डिवीजन होने के बाद मियोसिस में प्रोड्यूस हो रही है। अब एक और स्लाइड है उसमें भी ये दिख रखा सिमिलरिटी और डिफरेंस। माइटोसिस में इंटरफेज ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ से ही स्टार्ट होता है इंटरफेज से। प्रोफेज मेटाफेज टेलोफेज में क्या होता है, इसमें सेकेंड आ जाएंगे साइटोकाइनेसिस से। डिफरेंस क्या, सेलुलर डिवीजन विद 1 डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे 2 सेलुलर डिवीजन होते हैं। ठीक है, डॉटर सेल आर कम्प्लीटली आइडेंटिकल, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, कम्प्लीटली आइडेंटिकल नहीं होंगी, डिफरेंट होती है पेरेंट्स से। रिजल्ट इन 2 डिप्लॉइड, यहाँ पे 4 हेप्लॉइड सेल बनती है। क्रोमोसोम अलग सिंगल फाइलिंग मेटाफेज प्लेट पे आ जाते हैं, यहाँ पे पेयर्स होता है क्रोमोसोम का। एनाफेज आइडेंटिकल होती है, सिस्टर क्रोमेटिड आर पुल्ड अपार्ट। ठीक है, यहाँ पे एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम पुल्ड अपार्ट।
एनाफेज जो सेकंड है उसमें नॉन आइडेंटिकल सिस्टर होंगे, बट इसमें होता है आइडेंटिकल सिस्टर। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं ओनली, और इस जो प्रोफेज है उसमें क्रोमोसोम कंडेंस, सिनेप्सिस एंड नॉन सिस्टर। तो ये ओवरऑल हमने माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस भी देख। देन अदर डायग्राम रिप्रेजेंट द माइटोसिस और मियोसिस। इसमें क्या है, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद में क्रोमोसोम का पेयरिंग हुई, ठीक है, इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ और 2 सेपरेटेड क्रोमोसोम बन गए जो आइडेंटिकल है। मियोसिस में क्या होता है, यही हमारा रेप्लिकेशन इंटरफेस से स्टार्ट होता है। इसमें 4 जो सेल है नॉन क्रोमेटिड और नॉन आइडेंटिकल सेल के बीच में पेयरिंग हुई। पेयरिंग होने के बाद 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ और 2 के बाद में हेप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ और 4 हेप्लॉइड मियोसिस में बन जाते हैं। तो यहाँ पे तो हेप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा और यहाँ पे डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो रहा। एक ये टेबल है, आप इसको देख सकते हो। डेफिनेशन है माइटोसिस और मियोसिस की, ये प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये ऑल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी, ये कुछ नाम दे रखे हैं, एनिमल प्लांट फंजाई वगैरह में प्रेजेंट होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल में। जेनेटिकली ये आइडेंटिकल होंगे और ये नॉन आइडेंटिकल होंगे, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होंगे। इसमें नो क्रॉसिंग ओवर करनोट और यहाँ पे होगी क्रॉसिंग ओवर। पेयरिंग होमोलॉगस क्रोमोसोम की नहीं होगी, यहाँ पे होगी। नंबर डिवीजन का 1 होगा, यहाँ पे 2 डिवीजन होंगे। और नंबर ऑफ डॉटर जो सेल है वो 2 प्रोड्यूस होंगी और जो डिप्लॉइड सेल होंगे यहाँ पे 4 हेप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होंगी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने सभी जो स्लाइड है यहाँ पे ब्यूटीफुल और एकदम आपको समझ में आ जाए ऐसी स्लाइड यहाँ पे शो करी हैं। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इनका, जो बाद में आप देखें तो आपको ये रियलाइज़ नहीं हो कि मैं कुछ भूल रहा हूँ या मेरा कुछ स्किप हो गया है। अनोदर स्लाइड रिप्रेजेंट द माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस है और इनका जो ये डायग्राम मैंने अब रिप्रेजेंट किया, ये रिजल्ट है इसका। डिप्लॉइड होगा, हेप्लॉइड है, ये लाइफ टाइम प्रेजेंट है, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल है। तो मैंने कैसे भी करके आपको डायग्राम के थ्रू, टेबल के थ्रू सब कुछ अच्छे से करवाया है। नेक्स्ट स्लाइड है जो आप कोड की फॉर्म में याद कर सको, इसमें है हमारा माइटोसिस और मियोसिस में सिमिलरिटी है, डीएनए रेप्लिकेशन की बात हो रही है और 8 फेज है, 5 फेज है, सब कुछ इसमें दिया हुआ। ये अदर स्लाइड है, इसमें भी ये बता रखा माइटोसिस और मियोसिस है, ये सेक्सुअल सेल में होगा, सेक्सुअल में होगा और कितने डिवीजन होगा, कहाँ पे होगा, नॉन होमोलोगस या आइडेंटिकल होंगे, नॉन आइडेंटिकल, ये सब कंपेरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। अब चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस है। ये प्रोफेज स्टेज है, ठीक है, डुप्लीकेट हो रहे क्रोमोसोम, मेटाफेज प्लेट पे आ गए, उसके बाद में एनाफेज है वो आ गई। इसमें मियोसिस में क्या होगा, ये हमारी मेटाफेज फर्स्ट होगी, एनाफेज टेलोफेज होंगे और जो हेप्लॉइड सेल है उनका फॉर्मेशन यहाँ पे हो। तो ओवरऑल हमने क्या कर लिया, सेल साइकिल के बारे में भी देख लिया, एंजाइम के बारे में भी देख लिया। अगर कोई भी आपके पास डाउट है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ आप समझ नहीं पा रहे हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे में कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने सब कुछ बेसिक से बताया, डायग्राम और जो हमारी टेबल है उनके थ्रू ही मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना, बस लर्न करना, रिवाइज करना और इनको देखना, बस वीडियो का नहीं करना, स्किप नहीं करना है। देन जो हमारे आज की क्लास है यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट और अच्छे टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक होगा हमारा एनिमल फिजियोलॉजी और हमसे रिलेटेड है, तो हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो आप जुड़िए और बने रहिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को पहुँचाइए, जिससे आपका भी बेनिफिट हो सकेगा और सारे टॉपिक आपके यहाँ पे क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन।